स्वागत है आप सभी का हमारी इस कक्षा में। आज हम शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स की यूनिट, जिसमें सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है, हम हर रोज़ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल फिगर्स, डेटा, टेबल, ग्राफ्स एक्सेट्रा देखते हैं। जैसे कि अगर किसी कंपनी की एक्सपेंडिचर है, अगर किसी कहीं पर किसी सिटी का टेम्परेचर है, आपके एग्ज़ाम्स में जो स्कोर हैं वो, या फिर किसी सेक्टर का एक्सपेंडिचर, किसी सेक्टर का रेवेन्यू कितना है, पोल के रिजल्ट्स क्या हैं, 5 ईयर प्लान्स का डेटा क्या है, ये सारे के सारे जो डेटा हैं, ये सभी फिगर्स जो हैं, इन सभी फिगर्स को एनालाइज करना और उनसे फोरकास्ट करना या फिर कुछ इन्फ्रेंसेस निकालना, कुछ फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करना या कुछ फ्यूचर के लिए इन्फ्रेंसेस निकालना। इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है कि किसी डिसीजन पे पहुंचना फ्यूचर के लिए, उसको बोलते हो तुम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, आंकड़े होते हैं, यानी स्टैटिस्टिक होती है, और दूसरा तुम्हारे यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। This is the meaning of statistics. This is the bookish meaning of statistics. Statistics is not a science, but it uses scientific methods. तो क्रॉक्स्टन एंड क्राउडन ने क्या बोला था, कहते कि स्टैटिस्टिक्स कोई साइंस नहीं है। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आ जाएगी, बेटा उठ के पूछेगा कि स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट अ साइंस बट इट यूजेज साइंटिफिक मेथड्स। ये वाली बात जो है ये किसने कही थी, तो दिस इज सेड बाय क्रॉक्स्टन एंड क्राउडन। उसके बाद आपका आता है बट जो आपका जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, वो कहाँ से डिराइव हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। तो स्टैटिस्टिक्स की जो रूट वर्ड्स हैं वो हैं, आप ये देख लें यहाँ पे रूट वर्ड्स जो स्टैटिस्टिक्स के हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो इसका लैटिन वर्ड ऐसे पूछ लेगा कि स्टैटस जो है वो कौन सी भाषा का वर्ड है, या फिर स्टैटिस्टिक्स लैटिन के कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है। उसमें तुम्हें ये तीनों एग्जांपल्स दे देगा। और तुम्हें अगर याद नहीं होगा कि जर्मन जो है उसका स्टैटिस्टिक्स ही वर्ड है, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, इटालियन में स्टैटो है और लैटिन में स्टैटस है। तो इन सभी को याद करना है आपने। लातिनी भाषा में, इटालियन में इसे इतालवी लिखा जाता है हिंदी में, और जर्मन भाषा में ये स्पेलिंग्स हैं। और इन शब्दों से जो शब्द है स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश का शब्द जो है वो लिया गया है। इंग्लिश, क्योंकि मैं हर एक लेक्चर में आपको बताती हूँ, इंग्लिश अपनी लैंग्वेज नहीं है या खुद बनी बनाई लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ अ डिराइव्ड लैंग्वेज। और इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ये जो है जैसे कि तुम्हारी ना जो ओरिजिन है स्टैटिस्टिक्स का, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी स्टेट। जैसे ना अगर इसका जो ओरिजिन देखा जाए, इसका अगर ओरिजिन देखा जाए स्टैटिस्टिक्स का, कहाँ पे हिस्ट्री में इसका ओरिजिन देखा जाए, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को कहाँ पे, एक मान लो एक स्टेट है, स्टेट से फॉर एग्जांपल हमने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी राज करने के लिए या यहाँ पे कंपनी जमाने के लिए, तो उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ा होगा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स लाइफ। जैसे कि उनकी एज क्या है, उनके पास कितनी कितनी लैंड है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और ये सारी चीज़ें ऐसे तो नहीं पढ़ने आए ना, ऐसे तो नहीं देखने आए ना कि उनके बिलीफ क्या है, नहीं, वो सब्जेक्टिव चीज़ें हो जाती हैं। सिर्फ उन चीज़ों का अध्ययन स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है बेटा, जो कि नंबर्स में जो एक्सप्रेस करी जा सके, नंबर्स में दर्शाई जा सकें। क्या यूज़ था मैम इनका, देखो पुराने टाइम पे ना, अगर इंडिया में कोई कंपनी आ रही है, आज भी ऐसा ही होता है, वो ये ज़रूर जानना चाहें कि यहाँ पे इस एज ग्रुप के कितने लोग हैं। यानी कोई अगर कंपनी है जो कि फैशन प्रोडक्ट्स बना रही है, तो फैशन वाले लोग, वृद्ध लोग तो खरीदेंगे नहीं फैशन वाली चीज़ें। तो वो एक एज ग्रुप होता है 18 to 40 का, वो 18 to 40 के कितने पीपल इंडिया में रिजाइड करते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोचना है, जब मैं स्टेट वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो मैं पूरे भारत की सरकार का अर्थ उससे आप लगाएं। स्टेट ने अगर ये डिसाइड करना है कि आर्मी में हमें लोग चाहिए, आर्मी में हमने रिक्रूटमेंट करनी है, तो आर्मी में रिक्रूट होने के लिए हमें कितने से कितने एज ग्रुप, 18 to 21, इतनी एज ग्रुप के कितने पीपल आपके पास अवेलेबल हैं, कितने लोगों के पास कितनी ज़मीन है, ये सारे रिकॉर्ड्स पहले भी बेटा जो गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, जो राजा हुआ करते थे, वो रखते थे। तो इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो हिस्ट्री है स्टैटिस्टिक्स की, ये बहुत पुरानी है। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स है, इसका लिटरल मीनिंग या इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बारी। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है
किसी भी डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्या क्या करें? कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, प्रेजेंट करना है, इकट्ठा करना है डेटा को, उस डेटा को व्यवस्थित करना है, उस डेटा का विश्लेषण करना है, उस डेटा को विश्लेषण करने के बाद समझना है, समझने के बाद उस डेटा को आपने प्रस्तुत करना है या प्रेजेंट करना है। तो ये है आपका मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड क्वांटिटेटिव, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग द वर्ड क्वांटिटेटिव, ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है बेटा, सिर्फ क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक जो एनालिसिस है वो इसमें किया जाता है। जैसे कि हाइट है, वेट है, एज है, या ऑनेस्टी या इंटेलिजेंस के ऊपर स्टैटिस्टिक्स कभी नहीं लगती है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर स्टैटिस्टिक्स लगती है जो कि नंबर्स में दर्शाई जा सकती हैं। स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो स्टैटिस्टिकल डेटा आर ओनली दोज विच आर, देखो इसका अर्थ यह है कि स्टैटिस्टिकल डेटा केवल वो डेटा होता है जो कि एग्रीगेट्स में होता है। मैं ये बता दूं तुमको कि आज के समय मेरी एज जो है वो 30 ईयर्स है। इससे आप कुछ इन्फ्रेंस लगा पाए? मतलब मैं अगर ये कहूँ आज आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी एज 23 ईयर्स, 22 ईयर्स, 21 ईयर है, मैं आपकी एजुकेटर हूँ, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, उससे आप एक कंपेयर तो कर पा रहे हैं ना कि एजुकेटर है, शी इज़ 9 ईयर्स ओल्डर देन अस, शी इज़ 9 ईयर्स वाइसर देन अस। उसी के कंपैरिजन में मैं तुम्हें ये बोल दूं कि तुम्हारी क्लास में इतने सारे लोग हैं जिसकी एवरेज एज इतनी है, तुम्हारी एज इतनी है। एवरेज एज तुम्हारी क्लास में 23 ईयर्स है और तुम्हारी एज आज 21 ईयर है, यानी आप अपनी क्लास की मेजॉरिटी लोगों से छोटे हैं। ये इन्फ्रेंस लगा पाए। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि तुम्हारी एज 21 ईयर्स है, तो इससे आप कोई भी इन्फ्रेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो एक सिंगल जो डेटा होता है वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स जो होता है वो ही स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो मैनी नॉट इंडिविजुअल, उसके बाद एवरेज, जो राम की एज है और जो शाम की एज है, या फिर पूरी क्लास की जो एवरेज एज है उसकी तुलना में राम शाम की एज कितनी है। राम की एज एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ MBA, वही जो मैंने आपका एग्जांपल लेके बताया कि आपकी क्लास की एवरेज एज से आपकी एज कम है या ज़्यादा है, वो तभी पता चलेगा जब आपके पास सारे एग्रीगेट्स होंगे, आपके पास उनका एक एवरेज होगा और वो एवरेज जो है वो कंपेरेबल होगा, वो एवरेज जो है वो कंपेरेबल होगा। यानी नंबर ऑफ MBA स्टूडेंट्स इन इंडिया एंड इन USA, भारत में कितने लोग MBA करते हैं या कर रहे हैं, और USA में कितने लोग MBA करते हैं या कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या कौन कौन से फीचर्स स्टैटिस्टिक्स में होते हैं, तो पहला है आपका ओनली डेटा विच आर एग्रीगेट, विच हैज़ एन एवरेज, और जो कि विच कैन बी कंपेयर्ड, केवल ऐसा डेटा जो कि समग्र है, जो कि जिसका एक आप एवरेज निकाल सकते हैं या औसत निकाल सकते हैं, और जिसको कंपेयर किया जा सकता है, जिसकी तुलना की जा सकती है। तो केवल उसी डेटा को आप क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकल डेटा। ये 3 ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एज इट इज़ इनको याद कर लेना। सबसे पहला समग्र, दूसरा औसत, तीसरा तुलनात्मक हो सकता है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल जो डेफिनेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स की वो क्या हैं। Statistics are those facts representing the condition of people in state, especially those facts which can be stated in numbers or tables or the number and tabular classified arrangement. सेम वही डेफिनेशन है, वेबस्टर डिक्शनरी में ये डेफिनेशन दी गई हैं, क्योंकि वेबस्टर डिक्शनरी बहुत पुरानी डिक्शनरी है। वो ये कहती है कि लोगों की एज, उनके एजुकेशन, उनका जेंडर क्या है, ये सारा डेटा जो है वो अगर किसी टेबल या टेबुलर फॉर्म में क्लासीफाई करा जाए, अरेंज किया जाए, तो उसको तुम स्टैटिस्टिक्स बोलते हो। तो ये है आपका वेबस्टर डिक्शनरी का डेफिनेशन। फेमस डेफिनेशंस जो आती हैं वो आपकी बॉडिंगटन एंड A.L. बॉली की आती है। डॉक्टर बॉली ने क्या बोला था, स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ एवरेजेस किसने बोला था। साइंस ऑफ एवरेजेस या औसत का विज्ञान A.L. बॉली ने बोला था। साइंस ऑफ एवरेजेस या फिर औसत का विज्ञान A.L. बॉली ने बोला था, किसको, स्टैटिस्टिक्स को।
फिर इन्होंने क्या कहा, स्टैटिस्टिक्स इज द डिवाइस ऑफ एब्रीविएटिंग एंड क्लासीफाइंग द स्टेटमेंट्स एंड मेकिंग क्लियर रिलेशंस। कहते हैं स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप एब्रीविएट कर पाते हैं या क्लासीफाई कर पाते हैं स्टेटमेंट्स को, और उससे क्लियर रिलेशंस भी बना पाते हैं। ये किसने रिलेशंस बनाने की बात स्टैटिस्टिक्स में किसने कही बेटा, बाउली ने कही थी। ठीक है, ये अगर स्टेटमेंट्स आ जाएं कि कौन सी स्टेटमेंट किसने कही हैं तो ये याद रखना। उसके बाद बॉडिंगटन ने बोला था स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। उन्होंने क्या कहा था, इट इज़ द साइंस ऑफ एवरेजेस। किसने, बॉली ने। बॉडिंगटन ने क्या कहा, साइंस जो है वो जो स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस है किस चीज़ का, प्रोबेबिलिटीज़ एंड एस्टिमेट्स का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन थियोरी में लिखने जा रहे हो तो डेफिनेशन याद कर लेना, लिख देना, और ऑप्शनल में आएगा तो ऐसे आ सकता है कि कौन सी डेफिनेशन, यानी साइंस ऑफ एवरेजेस किसने कहा था और साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी किसने कहा था। नेक्स्ट, उसके बाद एक डेफिनेशन और है, ये भी याद कर लेना, एम.जी. केंडल की। डेफिनेशन यहाँ प्रोवाइड करवाने का, ये मॉडर्न डेफिनेशन है, वो तुम्हारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी। केंडल ने जो है आपकी मॉडर्न डेफिनेशन दी है। डेफिनेशंस दिखाने का पर्पज़ ये है कि स्टेटमेंट के तौर पे आ जाए तो बता पाएँ। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथड्स विच डील विद डेटा ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग और मेजरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, एज इट इज़ याद करना। नेक्स्ट बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहले तो ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है जैसे कि मंथली सेल डेटा ऑफ अ कंपनी, एक दिन की सेल या फिर एक हफ्ते की सेल, ये नहीं, पूरे महीने की सेल बताइए, पूरे वर्ष की सेल बताइए, ओनली देन हम डिसाइड करेंगे कि किस महीने में ज़्यादा सेल रही, किस महीने में कम, यानी कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। इट इज़ अफेक्टेड बाय मैनी कॉज, जैसे कि अगर तुम्हारी फसल हुई है उसका एवरेज आपने लिया है कि इस समय कितनी सारी यील्ड, क्रॉप यील्ड जो है आपको प्राप्त हुई, तो वो किन किन रीजंस से प्रभावित हुई हो सकती है वो भी आपने अकाउंट फॉर करना है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है इट मे बी अफेक्टेड बाय मैनी कॉजेस, बहुत सारे कारणों से ये प्रभावित हुई हो सकती है। उसके बाद है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है, जैसे कि किसी भी सिटी में लोगों का स्वभाव कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी भी सिटी का एवरेज टेम्परेचर, किसी भी सिटी में लोगों की एवरेज सैलरी, किसी भी सिटी में लोगों की एवरेज एज, ये चीज़ें जो है मेज़र करी जा सकती हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती हैं, नंबर्स में दिखाई जा सकती हैं। उसके बाद आता है आपका इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। जो इन्यूमरेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन का जो सेंसस होता है एक कंट्री में, एक पॉपुलेशन का जो सेंसस, वो ना 2-3 साल पहले शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है 2 साल पहले? क्योंकि उन्होंने सारा का सारा डेटा जो है वो एक्यूरेट चाहिए होता है। कास्ट के कितने लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर कास्ट का तो हमारे यहाँ पे होता ही है, कास्ट बेस्ड सेंसस होता है। और उसके बाद किस जो जैसे कैटेगरी वाइज है ना, किस कैटेगरी में कितने लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है, कितने लोगों के पास एवरेज सैलरी कितनी है किसी सिटी में, तो ये एन्यूमरेशन जो है एस्टिमेट्स का ये एक्यूरेट होता है और ये एक्यूरेट होना चाहिए। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। उसके बाद जो डाटा होता है तुम्हारा बहुत ही सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है, ऐसे हैphazard मैनर में नहीं किया जाता। जैसे कि सेंसस का डेटा है तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इकट्ठा किया जाता है, ऐसा नहीं है कि यूं ही उठ के चल दिए और डाटा इकट्ठा, ऐसा नहीं होता, बहुत सिस्टम से डेटा इकट्ठा किया जाता है। कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पज़। अब है ना, हम ऐसे ही डेटा इकट्ठा नहीं करने चले जाते हैं कि भाई सुबह याद आया चलो आज डाटा इकट्ठा करें, नहीं। हर किसी की स्टडी का एक पर्पज़ होता है, उस स्टडी के पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए या उस ऑब्जेक्टिव को, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, हाँ जी मैम, ठीक है। उसके बाद ये कंपेरेबल भी होता है एक दूसरे से, जैसे किसी एक सिटी, जैसे सिटी भिवानी का डेटा जो है वो अगर हम रोहतक से कंपेयर करें, वो हम हिसार से कंपेयर करें, वो हम राजस्थान की किसी सिटी कोटा से कंपेयर करें, तो वहाँ पे लोगों की एजुकेशन का लेवल क्या है, यहाँ पे लोगों की एजुकेशन क्या है, वहाँ पे इनकम लेवल कितना है, यहाँ कितना है, गुजरात में कितना है, हरियाणा में कितना है, तो ये जो डेटा है ये कंपेरेबल भी होता है, या फिर ये एक दूसरे के रिलेशन में हम इसे रख सकें, ऐसा होता है। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जो तुम्हारा नेचर है स्टैटिस्टिक्स का, वो अब नेचर की जब बात आती है ना तो यही पूछते हैं साइंस है या आर्ट है, या साइंस और आर्ट दोनों है। तो जो तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स है ये साइंस भी है और ये तुम्हारी आर्ट भी है। जैसे कि ये जो है ये एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट की, और ये फैक्ट्स को किसी दूसरे कॉज या किसी दूसरे रीज़न के साथ, क्या आज का जो फैक्ट है ना मेरा, क्या है कि क्रॉप यील्ड जो है वो इस बार, क्रॉप यील्ड जो है या फिर ये फसल का जो उत्पादन है इस बार क्या है, डाउन गया है। तो इस डाउन जाने की रीज़न क्या है, ये रीज़न जानना, वेदर इसका रीज़न है यानी मौसम इसका रीज़न है, या फिर बीज की जो गुणवत्ता है वो इसका रीज़न है। तो ये जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है ये स्टैटिस्टिक्स का एक नेचर होता है, साइंस का भी एक नेचर होता है। ये एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है किसी भी सब्जेक्ट की। साइंस जो होती है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है किसी भी सब्जेक्ट की। उसी तरह स्टैटिस्टिक्स भी एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है किसी भी सेट ऑफ डेटा की। उसके बाद है इट टेक्स अ फैक्ट एंड ट्राइज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। साइंस जो होती है ये हर समय कारण ढूंढने में लगी रहती है। हर समय इनको क्या चाहिए, साइंटिस्ट्स को क्या चाहिए कि इस चीज़ का रीज़न क्या है, ये हुआ तो कैसे हुआ। वैसे से ही कुछ काम स्टैटिस्टिक्स में किए जाते हैं। तो ये जो लॉ हैं साइंस के वो सारे यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि जो साइंस के, मैंने तुम्हें बताया था ना मैनेजमेंट के लेक्चर में कि जब साइंस की आप बात करते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है, एक मुझे इतना ही आता है साइंस में, एच जो तुम्हारा होता है ना, मुझे साइंस में पता है बस इतना ही आता है। ये जो तुम्हारा H2O होता है ना, H2O वो होता है पानी, मिलाते हैं हाइड्रोजन के 2 कंपाउंड और ऑक्सीजन का 1, अगर हम मिलाते हैं मॉलिक्यूल तो उससे पानी बनता है। वो चाहे तुम यहाँ धरती पे रह के मिला लो, चाहे तुम चांद पे जाके मिला लो, उससे बनेगा पानी ही। तो स्टैटिस्टिक्स के जो रूल्स होते हैं, जो लॉ होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही तरह से लागू होते हैं। अब बताइए जी, ये तो थी स्टैटिस्टिक्स की सारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स। वो विशेषताएं स्टैटिस्टिक्स पे कैसे लागू होती हैं। साइंस की विशेषताएं अगर स्टैटिस्टिक्स पे लागू होती हैं तो स्टैटिस्टिक्स साइंस है, अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स साइंस नहीं है। देखिए, तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं। कैसे, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज है जिसमें बहुत सारे लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ जी ठीक है जी, ये बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये इसमें रेगुलरिटी होती है, यानी एक जो रिज़ल्ट यहाँ आया है वही रिज़ल्ट अपने आप को रिपीट करेगा, यानी रेगुलरिटी का लॉ जो है वो इधर एप्लीकेबल होता है, साइंस में भी होता है। इसमें प्रोबेबिलिटी थियरी लगती है जो साइंस में भी होती है। ये जो इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं यूनिवर्सली, जैसे कि साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं यूनिवर्सली। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो साइंस होती है। लेकिन क्रॉक्स्टन एंड क्राउडन ने क्या बोला था, शुरुआत वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, क्रॉक्स्टन एंड क्राउडन ने बोला था कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है, स्टैटिस्टिक्स जो होती है ये यूज़ करती है साइंटिफिक मेथड्स का। स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ करती है साइंटिफिक मेथड्स का, लेकिन ये साइंस नहीं होती है। समझ में आई। अगर पूछा जाए नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो उसमें आप ये लाइन ज़रूर चिपका के आएंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करती है लेकिन खुद अपने आप में साइंस नहीं होती है। ऑल दो स्टैटिस्टिक्स में साइंस की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके लिए आपको साइंस की प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को लागू करके देखना है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, हाँ जी मैम ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेचर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साइंस, वही है ना। नेचर ऑफ साइंस में हमने एक चीज़ तो कर ली सेट कि साइंस तो है जी, अब ये आर्ट नहीं, अब ये जो है ये आर्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आर्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब आर्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आर्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आपके पास जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं किसी भी काम को करने के, उन्हें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्किलफुली इम्प्लीमेंट करना उन मेथड्स को। आर्ट इज़ यूजिंग साइंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जैसे कि हमें जो भी मुझे ना ये आता है कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, मैं उसे बच्चों को कैसे समझाती हूँ ये मुझ पे डिपेंड करता है। यानी आर्ट क्या होती है, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं मेरी नॉलेज को किस तरीके से एक्सप्रेस करती हूँ इसको बोलते हैं आर्ट। आर्ट इज़ यूजिंग
science to solve problems. Art is using concepts of science to solve problems. साइंस के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्ट कहलाता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की भी प्रोवाइड करवा देता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो इसकी ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन तुम्हें चाहिए है ना, हर एक सीरीज़ में, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स है, चाहे वो जहाँ भी नेचर पूछा जाता है किसी डिसिप्लिन का, तो उसमें हम वेदर इट इज़ एन आर्ट, वेदर इट इज़ एन साइंस, वेदर इट इज़ अ प्रोफेशन, ये हम हर एक सीरीज़ में डिस्कस करते हैं। वहाँ पे देखना, यहाँ नहीं समझ आए तो भी कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताना कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी तुम्हारे लिए। उसके बाद होता है तुम्हारा जो स्टैटिस्टिक्स का टर्म है बेटा, उसको सिंगुलर सेंस में भी यूज़ किया जाता है, उसको प्लूरल सेंस में भी यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है मैम? तो प्लूरल सेंस में जो तुम्हारा डाटा ऐसे आ जाएगा पेपर में, जो न्यूमेरिकल डेटा और जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं इनको प्लूरल सेंस में यूज़ किया जाता है, इनको सिंगुलर सेंस में यूज़ किया जाता है। तो जो डेटा होता है भाई, डेटा बहुत सारा होता है, डेटा बहुत सारा होता है, ऐसे याद करना। डेटा जो होता है ये प्लूरल होता है, डेटा में बहुत सारे फिगर्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। डेटा वाली जो होती हैं चीज़ें उसको प्लूरल सेंस में करते हैं यूज़। वेर इज़ जो तुम्हारे मेथड्स होते हैं डाटा को एनालाइज करने के, जो तुम्हारे मेथड्स होते हैं किसी डाटा को एनालाइज करने के, उसको तुम बोलते हो सिंगुलर सेंस। कैसे? किसी डेटा को अगर टेबुलर फॉर्म में तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, किसी को ग्राफिकल में करना है, तो किसी को चार्ट बना के करना है, तो नाम तो सबके अलग अलग हो ही गए ना एनालाइज करने के डेटा को एनालाइज करने के। अब यूँ तो नहीं है कि बहुत सारे चार्ट एक डेटा के तुम बना दोगे, चार्ट्स के डिज़ाइन अलग अलग हो सकते हैं, मान सकती हूँ मैं, डाटा तो चेंज नहीं होगा। तो सिंगुलर ही सेंस में यूज़, ऐसे मैं निमोनिक बना के याद करवा रही हूँ तुम्हें, जहाँ पे डाटा को एनालाइज करने के टूल्स की बात आ जाए वहाँ पे सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रही है। जहाँ पे डाटा या फैक्ट की खुद की बात आ जाए वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्लूरल सेंस में यूज़ हो रही है। जो तुम्हारी जो डिस्टिंक्शन है ये पूरी तुम्हारी सिंगुलर और प्लूरल सेंस की, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसे एट्रीब्यूट करी जाती है? तो तुम्हारे एक प्रोफेसर थे हॉरेस सोक्रेटिस, उन्होंने, इनकी स्पेलिंग की प्रोनाउंसिएशन देख लेना, और इसी में आते हैं तुम्हारे क्रॉक्स्टर एंड क्राउडन भी। जो तुम्हारे हॉरेस एंड सोक्रेटिस थे इन्होंने सिंगुलर सेंस वाला जो डेफिनेशन है वो दिया था, और क्रॉक्स्टर एंड क्राउडन ने तुम्हारा प्लूरल सेंस वाला दिया था। उसके बाद है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्कोप में तुम्हारी ना दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपकी होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी होती है बेटा आपकी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो तुम्हारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पहले लेक्चर में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, आगे वाले लेक्चर्स काफ़ी छोटे छोटे होंगे, छोटी छोटी चीज़ें करवाई जाएंगी, लेकिन ये तुम्हारा चैप्टर 1 है, इसीलिए इसमें सारी चीज़ें तुम्हें बैठ के करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी थोड़ा ध्यान से, ठीक है? हाँ जी मैम। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है बेटा? इसमें जो तुम्हारा डाटा है, इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो तुम्हारा डाटा है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है इसमें कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी जो तुम्हारा डाटा है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, तब तुम बोलते हो कि ये क्या है, ये तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। इन्फ्रेंशियल का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जो डेटा तुमने डिस्क्राइब किया था उस डेटा को यूज़ करते हुए कुछ प्रिडिक्शंस आप फ्यूचर के बारे में या उस पॉपुलेशन के डेटा या सैंपल के बारे में बना रहे हैं, यानी इन्फ्रेंसेस जब आप निकाल रहे हैं तो उसको तुम बोलते हो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स केवल आपकी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है, वेयर एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है तुम्हारी कोई इन्फ्रेंसेस निकालने में उस पॉपुलेशन या डेटा के बारे में या फ्यूचर के बारे में, उस डेटा के बेस पे जो आपने डिस्क्राइब किया था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है? तो पहले जो स्टैटिस्टिक्स आएगी वो डिस्क्रिप्टिव होती है, उसके बाद इन्फ्रेंसेस निकाले जाते हैं। पहले डेटा को डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बाद फ्यूचर के लिए डिस्क्रिप्टिव जो तुम्हारे इन्फ्रेंसेस हैं वो निकाले जाते हैं। देखो बेटा, जब डेटा को कलेक्ट करना है, जैसे कि डेटा है तुम्हारा उसको कलेक्ट करना, ये क्या कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। उस डेटा को आपने